जिस फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ दैट्स बेसिकली अलाइड ब्रांच। हम लाइफ तो नहीं देते बट हम क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं। मुझे स्ट्रेस नहीं होता बिकॉज इट्स माई प्रोफेशन। आई लव ट्रीटिंग पेशेंट्स। तो उल्टा जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में तो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर स्ट्रेस बस्टर। आप जब भी मेडिकल प्रोफेशन में होते हैं तो एक सेवा भाव होना चाहिए एंड साइड बाय साइड यू शुड हैव एन एथिकल प्रैक्टिस। देखिए ब्रेड बटर तो सब कमाना चाहते हैं बट इफ यू डू एथिकल प्रैक्टिस तो आप जस्ट कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस को भी जस्टिफाई करते हो और आप जिस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो उसको भी जस्टिफाई करते हो। Welcome to Take One's Instagram live session. Thank you so much. So to start with, tell us about yourself. I'm Dr. Navneet Gupta. मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी एस्कॉम्स हॉस्पिटल सिद्रा में और वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट में काम कर रहा हूँ। ओके। तो सर आपको कुछ भी बनने से पहले हमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन चाहिए होती है, तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली डॉक्टर बनने की और स्पेशलाइजेशन करने की ये पैथोलॉजी और ऑडियोलॉजी में? एक्चुअली मेरे जो फादर साहब थे ही वॉज हैविंग ए हियरिंग इम्पेयरमेंट। वो जब 8 साल के थे तो उनको निमोनिया हुआ था जिसकी वजह से उनको हियरिंग लॉस हो गया। तो बिकॉज ऑफ हियरिंग लॉस उन्होंने बहुत सफर किया। सो मैं स्पेसिफिकली चाहता था कि जो भी पेशेंट्स जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है या स्पीच इश्यूज हैं मैं उनको ट्रीट करूं, उनको क्योर करूं और जितनी मैक्सिमम बेनिफिट दे सकता हूं इन टर्म्स ऑफ देयर हियरिंग एंड इन टर्म्स ऑफ देयर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट तो मैं दूं। सो दैट वाज ओनली द रीजन कि मैंने ये फील्ड स्पेसिफिकली चूज किया ताकि मैं सोसाइटी को हेल्प कर सकूं। ओके। तो सर जैसे कि हम जानते हैं इस सोसाइटी में हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमें कोई प्रॉब्लम ऑकर हो रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाती है तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं और कंसल्ट करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, किस टाइम पे हमें एक ऑडियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? क्या क्या प्रॉब्लम सिम्टम्स क्या रहते हैं जब हमें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जनरली एज ए ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच पैथोलॉजिस्ट हमारी स्पेशलिटी है। अगर हम ऑडियोलॉजी पे बात करें तो आपको कोई भी हियरिंग इशू है, जैसे आपको सडन हियरिंग लॉस हो जाता है, आपको प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस है, स्लोली ग्रेजुअली आपको लगता है कि मुझे घर वालों की बातें सुनाई नहीं दे रही, मैं उनको समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आपको जरूर हमारे पास आना चाहिए ताकि हम वी हैव स्पेसिफिक टेस्ट जिनके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं आपको हियरिंग लॉस है। अगर हियरिंग लॉस है तो किस वजह से है, अगर किस वजह से है तो हम उस पर अकॉर्डिंगली हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कि हम आपको वापस ईएनटी सर्जन के पास भेजें मेडिसिन के लिए, सर्जिकल क्योर के लिए। अगर हमें लगता है मेडिसिन और सर्जिकल क्योर नहीं हो सकता तो हो सकता है वी कैन आपको हम प्रपोज करें कि आप हेयरिंग एड पहने। अगर हेयरिंग एड से भी बेनिफिट नहीं हो रहा तो वी एडवाइज यू फॉर ए कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। और अगर हम स्पीच की बात करें तो किसी भी कारणवश, जैसे आपने स्ट्रोक पेशेंट्स देखे होंगे ओल्ड एज में बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक हो जाता है, उनकी स्पीच चली जाती है। ओल्ड पेशेंट्स में पार्किंसनिज्म है जिसमें स्पीच चली जाती है। छोटे बच्चे हैं जो डिलेड बोलते हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, एडीएचडी वाले बच्चे हैं। तो ये सब ऐसे बच्चे जो ऐसे केसेस हैं जो हमारे को आके मिल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। ओके। तो सर ये रही बात उन लोगों की जो बता सकते हैं, एडल्ट्स हैं, अपनी प्रॉब्लम को आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द इन्फेंट्स, जो बच्चे खुद को अपना डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उनको क्या प्रॉब्लम है, या न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं और आपको कैसे पता चलता है कि उनको कोई हियरिंग प्रॉब्लम है? वेरी ट्रू। एक तो ये यूनिवर्सल अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से देखें या मेडिकल फैसिलिटी के हिसाब से देखें तो इट बिकम मैंडेटरी कि जो भी हाई रिस्क बेबी है, जैसे कोई बच्चा जिसका लो बर्थ वेट है, कोई बच्चा जिसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी है, कोई बच्चा जो पैदा होने के बाद जिसको ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उसमें हाईली चांसेस हैं कि उनको हियरिंग लॉस हो सकता है, आपकी विजन प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ अदर मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। तो ये अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं या आप अमेरिकन कंट्री में यूएस में चले जाएं तो आप देखेंगे इट्स बिकम मैंडेटरी कि हमने उनका हियरिंग टेस्ट करना है। तो जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए वी हैव ए स्पेशलाइज्ड टेस्ट, चाहे इवन बच्चा 1 दिन का भी हो, 1 घंटे का भी हो, तो हम वो टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं कि बच्चे को सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा। मोर ओवर कुछ बच्चे हमारे पास 3 महीने 6 महीने की एज में आते हैं, जब पेरेंट्स खुद ऑब्जर्व करते हैं कि जब उनको आवाज लगाते हैं बच्चों को
तो वो ध्यान नहीं देते, अगर दरवाजा जोर से बंद होता है तो वो बच्चे चौंकते नहीं है। तो आज के डेट में तो पेरेंट्स भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं कि वो डाउट के साथ हमारे पास आते हैं, हम स्पेशलाइज टेस्ट करते हैं और हमें मालूम चलता है कि बच्चे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। और अगर अर्ली स्टेजेस में पता चल जाए तो हम अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनकी सुनाई भी अच्छी हो जाएगी और स्पीच भी अच्छी डेवलप हो जाएगी। ओके, दैट्स वेरी इंफॉर्मेटिव सर। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं आजकल जो बहुत ही डिलेड स्पीच रहती है जिनकी, तो उसका रीजन क्या है? सुरभि, सबसे बड़ी बात जो सारे बुजुर्ग और हम सारे जानते हैं कि अगर बच्चा बोल नहीं रहा तो हो सकता है हेयरिंग प्रॉब्लम हो। सो आप किसी के पास भी चले जाएंगे तो सबसे पहला डाउट आपका यही होता है कि क्या आपका बच्चा सुनता है। बट ये एक नॉर्मल फिनोमिना चल रहा है पिछले बहुत पुराने सालों से कि हाँ जी बच्चा सुनता नहीं है तो बोलता नहीं है। बट इसके सिवाय दो और कारण बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हियरिंग प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली बच्चा नहीं बोलेगा। दूसरा, अगर आपके बच्चे में बिहेवियर इश्यूज हैं, ऑटिज्म या अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, आपका बच्चा ध्यान ही नहीं देता तो वो सुनेगा कहाँ से, सीखेगा कहाँ से। और जनरली ऑटिज्म और एडीएचडी वाले बच्चों की सबसे ज्यादा शिकायत ये रहती है कि दे हैव सिलेक्टिव लिसनिंग। सर ये हमारी बात नहीं सुनते पर अपना म्यूजिक बड़ा अच्छा सुन लेते हैं, अगर इनके मतलब की बात होती है तो बड़ा अच्छा सुन लेते हैं। सो पहली चीज होगी हियरिंग, सेकंड होगी बिहेवियर। अगर बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा तो डेफिनेटली स्पीच विल नॉट डेवलप। और तीसरा है आपका स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। सिखाने वाले लोग ही नहीं है तो बच्चा जो है वो डेफिनेटली नहीं सीखेगा। ओके ओके सर, तो ऐसे बच्चों को आप ट्रीट कैसे करते हैं? और ट्रीटमेंट वेरी फ्रॉम चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन। अगर आपके पास हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो डेफिनेटली वी हैव टू सी व्हाट इज द सिवियरिटी ऑफ द लॉस। क्या बच्चा हेयरिंग एड से ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर हमें लगता है कि बच्चे का लॉस बहुत ज्यादा है, आई मीन इफ द चाइल्ड इज हैविंग ए प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस और बच्चा हेयरिंग एड से उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो हम डेफिनेटली उनको एडवाइस करते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए। सो कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी से बच्चा सुनना शुरू कर देता है एंड देन वी पुट देम फॉर ए स्पीच थेरेपी, ताकि स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट हो और बच्चा सुन भी सके और बोल भी सके। इसी तरह से अगर हमारे पास बिहेवियर इश्यूज वाले बच्चे आएंगे तो हम उनको बिहेवियरली ट्रीट करेंगे। हम उन पे सबसे पहले तो सेटिंग अचीव करेंगे, विल गिव देम अ लॉट ऑफ स्टिमुलेशन, ताकि वो बाद में टाइम के साथ वो भी बोलना शुरू कर दे। भगवान ना करे हमारे पास कोई ऐसा बच्चा आता है जिसको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, जैसे सेरेब्रल पाल्सी हो गई या और अप्रैक्सिया या डिजायरेटिव कंपोनेंट हो गए, तो उनके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट है। तो डिपेंड करता है बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी हैव टू प्लान विद द किड। Okay, sir. It's rightly said that the success of a doctor is directly inclined to the success story of a patient. तो जितना आप पेशेंट को अच्छे से क्योर करते हैं तो डॉक्टर का सक्सेस अपना वैसा ही कंसिडर करते हैं। तो सर आपके केस में आपकी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? एक तो है जो जिसमें आई फेल्ट वेरी गुड। एक मेरे पास पेशेंट आए थे, शी वाज ऑलमोस्ट 60 इयर्स ओल्ड, शी वाज 60 इयर्स ओल्ड एट टाइम, और उनका 10 साल पहले किसी एक्सीडेंट की वजह से दोनों कानों की हियरिंग चली गई थी। तो उनके जो हस्बैंड थे उनके साथ हमने डिस्कस किया था कि हम कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी के लिए जाएं कि नहीं जाएं। बट एक हेजिटेशन थी हमारे को कि क्या 10 साल पुराना लॉस कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद क्या हम वो पेशेंट सुनना शुरू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बट वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड, हमने उनकी सर्जरी करवाई और विद इन 2 months शी स्टार्ट लिसनिंग। और आप बिलीव नहीं करेंगे सुरभि, 4 महीने के बाद मुझे उनका हस्बैंड का फोन आता है, मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब, मतलब मैं उनको अंकल और आंटी बोलता था बिकॉज एज में बहुत बड़े थे, तो मैंने उनसे पूछा अंकल आंटी ठीक हैं? तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब आज उन्होंने मुझे कॉल करी और उन्होंने मुझे फोन पे 10 सालों के बाद पूछा कि आप घर कब आ रहे हो। तो इट वॉज रियली अ वेरी जॉयफुल मोमेंट फॉर मी कि हम डोगरी में कहते हैं कि बुढ़ा बुढ़ी बेचारे उन एक दो ही सुनना शुरू कर दिया था उन्होंने। सो उनके दोनों बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ जम्मू हैं। नो दे स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, दे स्टार्ट शेयरिंग इमोशंस। आप खुद सोचो, आपका एक पार्टनर जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता और उसने सुन नहीं सकता, सडनली उसका हियरिंग लॉस हो जाता है और वो आपके साथ बात करना शुरू कर रहा है, आपकी फीलिंग को समझ रहा है, आपके इमोशन को समझ रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। या ट्रू सर। सो जैसे कि हम अपने ऑडियंस को बता सकते हैं, दिस इज वन ऑफ योर सक्सेस स्टोरी
इवन मेरी पर्सनल लाइफ में भी आपकी एक सक्सेस स्टोरी है, बिकॉज यू हैव ट्रीटेड माय फादर इन लॉ। Yeah. सो सर जैसे कि I came to know that Sabar, actually मुझे मालूम चला कि सबर अंकल इज योर फादर इन लॉ, मुझे भी पता चला रही। सो सर जैसे कि आपकी डॉक्टर प्रोफेशन में बहुत सारी चैलेंजेस भी फेस करनी पड़ती हैं आपको, तो आपकी इस प्रोफेशन में क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप प्लीज हमारे ऑडियंस को बताइए। I guess मेडिकल जो डिपार्टमेंट इज ऑलवेज चैलेंजिंग, बिकॉज आप हर तरीके के पेशेंट को डील कर रहे हैं। चाहे आपके पास एक ही तरह का हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा भी आता है, चाहे एक ही तरह के हेयरिंग इम्पेयर्ड लोग आए, बट सबकी अपनी अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। सो एक बच्ची थी जिसको हेयरिंग इशू था, जिसको हमने कॉक्लियर इम्प्लांट कराया था, तो यू विल नॉट बिलीव पहले 6-8 महीने तो हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आई वाज गेट शैटर्ड कि हमने इतने पैसे भी खर्चे, बिकॉज इम्प्लांट इज ए वेरी कॉस्टली इशू। आपकी मिनिमम खर्चा 8 लाख रुपए आता है और मैक्सिमम खर्चा 16 लाख रुपए आता है अगर हमने कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए जाना हो तो समहाउ दे मैनेज, उन्होंने 8 लाख रुपए स्पेंड किया अपनी बेटी के लिए और 6 महीने तक हमें इंप्रूवमेंट नहीं मिली। बट बाय गॉड ग्रेस हमारी इंटेंसिव थेरेपी के बाद शी स्टार्ट डूइंग इट, नाउ शी इज इन ए कॉलेज, उसने अभी IES क्लियर किया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द चाइल्ड हु इज हैविंग हियरिंग इम्पेयरमेंट। या दैट्स ग्रेट सर। सो सर आप प्लीज बताइए कि जैसे कि आप हॉस्पिटल में भी जाते हैं, अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को दिन में ट्रीट करते हैं, तो आप अपना वर्क स्ट्रेस कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उसे? सुप्री फ्रैंकली बताऊं, मुझे स्ट्रेस नहीं होता, बिकॉज इट्स माय प्रोफेशन, आई लव ट्रीटिंग पेशेंट्स। तो उल्टा जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में तो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर स्ट्रेस बस्टर, उनके साथ बात करके, उनके साथ डील करके तो आई फील मोर कंफर्टेबल। शायद घर में मुझे ज्यादा स्ट्रेस होता है एज कम्पेयर टू माई क्लिनिक, बट हाँ समटाइम्स कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो आपको इरिटेट करते हैं, थोड़ा सा परेशान करते हैं, बट दैट इज पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। एंड मैनेजिंग बिटवीन योर हॉस्पिटल, योर होम एंड योर फैमिली एज वेल एज क्लिनिक, सो दैट्स ए आर्ट। ये आर्ट होना चाहिए आपके अंदर, अदरवाइज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर योर डेली रूटीन। ओके तो सर ऐसा है कि यहाँ बहुत सारा यूथ है हमारा जो इस आपके इस सेम प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं, आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहता है, तो उसके लिए उन सब के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सुबी आई मस्ट से कि आप जब भी मेडिकल प्रोफेशन में होते हैं तो एक सेवा भाव होना चाहिए, एंड साइड बाय साइड यू शुड हैव एन एथिकल प्रैक्टिस। देखिए ब्रेड बटर तो सब कमाना चाहते हैं, बट इफ यू डू एथिकल प्रैक्टिस तो आप जस्ट कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस को भी जस्टिफाई करते हो और आप जिस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो उसको भी जस्टिफाई करते हो। ओके तो सर जाने से पहले हमारे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज जो हमें इस टाइम देख रहे हैं? जिस फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ दैट्स बेसिकली अलाइड ब्रांच। हम लाइफ तो नहीं देते बट हम क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं। सो मेरी उन सब पेरेंट्स से एक विनती है, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम विद योर चाइल्ड, आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी तरह से डिसेबल है, जो उसमें कोई कमी पेशी है, तो आज की डेट में साइंस बहुत एडवांस हो चुकी हुई है, आप उसको कम मत समझिए, उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट कराइए। आई बिलीव वो आने वाले समय में एक हेल्दी बच्चा बन के इस सोसाइटी का पार्ट बन सकता है। सो प्लीज इफ एनीवन हैव एनी डिसेबल्ड चाइल्ड, डोंट लूज होप, गो फॉर ए गुड ट्रीटमेंट, एंड आई प्रॉमिस यू कि आपका बच्चा बाकी बच्चों से ज्यादा अच्छा करेगा। Thank you, sir. Thank you for such a nice message, and thank you for discussing and giving knowledge to all the common people. Thank you for joining this Instagram live session. It was a pleasure having you here. Thank you sir. so much.